जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की बुक, जिसमें हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल और यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो गाइस, अभी जो हमारा चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 45, जो कि है मृदा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। और गाइस, जिसने भी अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, मेरे 5K सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं सिलेबस, दोनों साइड देखते हुए चलिएगा गाइस। अब हम फटाफट जल्दी ही ख़त्म करने वाले हैं ये जो बुक है। तो फिलहाल अभी जो हम पहुंच चुके हैं वो है चैप्टर नंबर 45 यानी कि मृदा। तो आगे के भी चैप्टर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ख़त्म ही होने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस चलिए हम सबसे पहले देखते हैं नोट्स। यहाँ पे लिखा है चट्टानों के विघटन तथा वियोजन यानी कि अपक्षय से उत्पन्न ढीले असंगठित भू पदार्थों, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के जीवाश्मों, जल तथा गैस के मिश्रण को मृदा कहा जाता है। तो मृदा किसको कहते हैं गाइस? यहाँ पे भू पदार्थ, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के जीवाश्म, जल, गैस, इन सब का जो मिश्रण होता है वो होता है मृदा। और ये जो भू पदार्थ है वो कहाँ से आ रहा है? चट्टानों के विघटन से और वियोजन से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा मृदा के निर्माण में आधारी चट्टान यानी कि जो बेस चट्टान है वो, मतलब नीचे सबसे नीचे कौन सी चट्टान है उसके ऊपर मृदा बनेगी। ठीक है, तो आधारी चट्टान हो गई। फिर इसने कहा जलवायु का, जैविक पदार्थों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी कि जब मृदा बन रही होती है तो इसमें किस किस चीज़ का इंपॉर्टेंस होती है? आधारी चट्टान, फिर वहाँ की जलवायु कहती है, वहाँ की जैविक पदार्थ कैसे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसने कहा कि जो मिट्टी है, मिट्टी का रंग, उसकी जो संरचना है, उसमें उपस्थित जो खनिज हैं उसके आधारी चट्टान पर निर्भर करते हैं। यानी हमने कहा जो बेस चट्टान होती है ना, जो सबसे नीचे वाली है, जिसकी वजह से मिट्टी, जिसके टूटने वूटने से मिट्टी बनती है। ठीक है, तो ये जो चट्टान है उसके आधार पर डिसाइड होता है कि मिट्टी का रंग कैसा होगा, उसकी संरचना, उसमें कौन से खनिज होंगे। अब इसने कहा केचुए मिट्टी के निर्माण एवं उनकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। यानी इंपॉर्टेंट क्या हो गया? केचुआ मिट्टी का निर्माण भी करता है, उसकी उत्पादकता भी बढ़ाता है। अब लिखा है कि इन्हें क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का क्या बोलते हैं? इंजीनियर। तो एक क्वेश्चन आ गया हमें यहाँ पे मिल गया, क्या पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर किसे कहते हैं? केचुए को बोलते हैं। ठीक है, ये मिट्टी में छिद्रों का निर्माण करते हैं जिससे होकर जल या फिर ऑक्सीजन क्या करती है? मिट्टी के अंदर चली जाती है। मिट्टी है, केचुए उसमें यहाँ पे छेद कर देंगे, यहाँ से जल भी अंदर जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन भी अंदर जाएगी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, इसका कहानी केचुए की चल रही है। फिर लिखा है केचुओं का मल मिट्टी की उत्पादकता के लिए क्या है? महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो उसका मल होता है केचुए का, ये मिट्टी के लिए अच्छा होता है। ये मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर नरम बना देता है। कौन? केचुआ। ठीक है, ये क्या है? अपघटक का कार्य करता है। ठीक है, अब लिखा है कि मिट्टी में जंतुओं के यूरिया उत्सर्जन तथा साथ ही जीवों वनस्पतियों की मृत्यु के बाद अपघटकों द्वारा इसका अपघटन किया जाता है। तो इस प्रकार क्या है? पेड़ पौधे उसमें पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब आप देखते हो कि खाद वाद कैसे होती है? गाय है, गाय का गोबर, उसकी जो खाद बनती है वो भी मिट्टी को पोषण प्रदान करता है, पेड़ पौधों को पोषण प्रदान करता है। तो वैसा ही कुछ। ठीक है, यूरिया उत्सर्जन ही यही होता है। जीव जंतु जब मर जाते हैं उनके बाद उसका अपघटन होता है, उसकी वजह से मिट्टी की देखिए पोषण स्तर बढ़ता है और ये जो है पेड़ पौधों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अब लिखा है कि इस तरह क्या है? नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अब पेड़ पौधे मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र की भी प्रक्रिया पूरी चलती रहती है। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा मृदा में जहाँ जैसे नाइट्रोजन की मात्रा है वो भी पूरी होती रहती है। ठीक है, अब लिखा है मृदा परिच्छेदिका में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का लंबवत गतियों द्वारा स्थानांतरण होता है। अब हम बात करेंगे अब इन गतियों में कौन कौन से आ जाते हैं? आपका अपवहन आ गया। सबसे पहले देखा है यहाँ पे लिखा है अपवहन, फिर लिखा है विनिक्षेपण, फिर लिखा है केशिका क्रिया। ठीक है, तो देखिए अपवहन में क्या लिखा है? इसे अपक्षालन भी कहते हैं। इस क्रिया में ऊपरी संस्तर में पदार्थों का नीचे की ओर गमन होता है। मतलब यहाँ पे अपक्षालन है, यहाँ पे जो पदार्थ हैं वो धीरे धीरे क्या है? नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, अपवहन में। ठीक है, अब लिखा है विनिक्षेपण।
तो वी निक्षेप में तो गाइस कुछ लिखा ही नहीं। फिर यहाँ लिखा है केशिका क्रिया, तो इस आदि महत्वपूर्ण है, मतलब ये किस लिए है, देखिए मृदा परिच्छेदिका में, ठीक है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब इसने लिखा है जिस मिट्टी का रंध्र जितना छोटा होता है उसमें जो है केशिका क्रिया उतनी ही प्रभावशाली होती है, वह जिस मिट्टी का रंध्र जितना बड़ा होता है उसमें केशिका क्रिया उतनी ही कम प्रभावी होती है, ठीक है। इसने कहा केशिका क्रिया जो है आपका चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में क्या होती है, ये न्यूनतम होती है। देखिए गाइस क्या होता है, जो जैसे सपोज़ कि ये मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी में क्या है, अगर चिकनी मिट्टी है तो अगर आप उसमें जल डालेंगे तो क्या है, वो जल को सोखे रखेगी चिकनी मिट्टी। लेकिन अगर वही बलुई मिट्टी है यानी कि बालू वाली है, जल डालेंगे वो तुरंत क्या है, नीचे चले जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है, गैप बहुत ज़्यादा होता है। बालू में एक दूसरे के कण के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो जो जल है सपोज तो वो नीचे चला जाएगा। लिखा है 4 मिट्टियों में केशिका क्रिया की प्रभावशीलता देखिए सबसे ज़्यादा किस में, चिकनी मिट्टी में, फिर दोमट, फिर बलुई दोमट, फिर आपका होती है बलुई। इसमें लिखा है पॉडजोल मिट्टियाँ वनाच्छादित प्रदेशों की हल्के रंग वाली मिट्टियाँ हैं, ठीक है। तो वनाच्छादित प्रदेश होते हैं, वहाँ पे कौन सी मिट्टी, पॉडजोल, हल्का रंग होता है। ये मुख्यतः क्या है, शीत समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है चर्नोजेम्स मिट्टियाँ वन घास क्षेत्रों अवांतर क्षेत्रों की मिट्टियाँ हैं, जहाँ पे वन मिलेंगे घास मिलेंगी वहाँ पे मिलेंगी। ये मुख्यतः समशीतोष्ण शीत स्टेपी जलवायु में पाई जाती है। इसका विस्तार आर्द्र घास प्रदेश में भी मिलता है। फिर हम बात करेंगे थर्ड में है लेटराइट मिट्टी, तो यह उष्ण या आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती है, जहाँ गर्मी होती है, जहाँ वर्षा होती है, ठीक है। तो इस मिट्टी में ऊपरी भागों में लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम लवण पाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अगर लेटराइट पूछे तो आपको यह याद रखना है कि उसमें क्या मिलेगा, लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम लवण पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे चेस्टनट मिट्टी की, तो ये शुष्क भागों में पाई जाती है, ये गहरे भूरे रंग की होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या है, चर्नोजेम्स की अपेक्षा कम होती है, यानी कि ह्यूमस यहाँ पे कम मिलेगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है सीरोजेम मिट्टी मध्य अक्षांतीय शुष्क मरुस्थल में पाई जाने वाली क्षारीय मिट्टी है, ठीक है, शुष्क मरुस्थल में। इसमें लिखा है टेरारोसा एक प्रकार की क्या है, लाल चिकनी मिट्टी है, जिसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षयन से होता है। फिर है प्रेरी मिट्टी, जो है शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में लंबी घास भूमियों में ये मिट्टी जो है चैनोजेम और धूसर बादामी पोर्जोल के मिश्रण गुणों वाली मृदा है। तो गाइस देखिए एक्चुअली में मुझे ये चैप्टर पढ़ाने में कुछ खास मज़ा आया नहीं, क्योंकि इसमें कुछ इनने अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं है, तो मैंने ये चैप्टर कर दिया है रीड, ठीक है। हालांकि इससे अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता था लेकिन है नहीं वैसा। चलिए कोई बात नहीं, आप ही पढ़ लीजिएगा, 2-4 बार वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। इसमें लिखा है मृदा संरक्षण, तो इसमें लिखा है मृदा संरक्षण का अर्थ केवल मृदा अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता। मतलब जो मृदा है, सपोज़ कि यहाँ मृदा गायब हो जाए तो ये मृदा अपरदन है, बह जाए उड़ जाए। तो मृदा संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आप मृदा अपरदन को कम कर दें या ख़त्म कर दें, बल्कि इसका उपयोग क्या है, भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना है। मतलब दोनों काम करना है, आपको मृदा अपरदन भी रोकना है और भूमि की उर्वरता को भी बढ़ाए रखना है, उसी को हम बोलते हैं मृदा संरक्षण, ठीक है। सामान्य अर्थों में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। यानी कि नॉर्मली आप देखें तो जो भूमि का आप उपयोग कर रहे हैं उसमें आप सुधार कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, मृदा संरक्षण। मतलब तरीके से आप यूज़ करो भूमि को। अब इसने कहा मृदा अपरदन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृदा के उपजाऊ तत्व अपरदित होकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं। मतलब क्या है, सपोज़ कि यहाँ पे मृदा है बहुत सारी, हवा चली उड़ के यहाँ चले गए, मृदा के जो उपजाऊ तत्व हैं उड़ गए, या पानी आ रहा है बह के यहाँ चले गए, तो ये चीज़ें हैं। तो भू संरक्षण की परिरेखा बंद विधि, कंटूर बेंडिंग, ठीक है, का प्रयोग पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में किया जाता है। आपको मृदा को बहने से बचाना है तो आप क्या, ये पहाड़ी जो ढलानें होती है ना, वहाँ पे अगर आपको मृदा को बहने से बचाना है तो आप क्या यूज़ करते हैं, परिरेखा बंधन विधि को यूज़ करते हैं। देखिए वर्षा के दौरान ये पानी बहाव को धीमा करके
वर्षा के दौरान जो ये है आपका, यानी कि ये है परिरेखा बंधन विधि है, ये क्या करते हैं, पानी के बहाव को धीमा करके मृदा अपरदन को रोक देता है। ठीक है, इसके तहत पहाड़ी ढलानों पर जो है मेड़ बंदी करके खेती की जाती है। मतलब आपने क्या किया, जो पहाड़ी ढलान है यहाँ पे आपने छोटी छोटी मेड़ बना दी, ताकि पानी जो है एक साथ मिट्टी को, मतलब आपने छोटी छोटी मेड़ बना दी, अब पानी तेजी से नहीं जाएगा नीचे, आराम आराम से आएगा, तो मिट्टी भी बहने का डर कम हो जाएगा। इसके तहत पहाड़ी ढलानों पर मेड़ बंदी करके खेती की जाती है, जिससे बारिश का पानी तेजी से नीचे जाता है और मृदा का कटाव कम होता है। अच्छा, तो गाइस इसने कहा तेजी से नीचे जाता नहीं है गाइस, यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, तेजी से नीचे नहीं, आराम आराम से नीचे जाएगा। अब लिखा है वर्ष भर क्या है, मूसलाधार वर्षा से विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश मृदा विच्छालन की समस्या से जूझ रहे हैं। अब गाइस इस बुक में देखिए कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा, अब इसने बताया ही नहीं मृदा विच्छालन क्या होता है। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय, अब इसने कहा जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं ना, वहाँ पे क्या है पूरे टाइम वर्षा होती है, तो यहाँ के जो पोषक तत्व है वो क्या है, विच्छालन उसका हो जाता है, नीचे चले जाते हैं। ठीक है, मृदा विच्छालन हो जाता है, तो ये समस्या है वहाँ की। ठीक है, तो मुझे इस चैप्टर को पढ़ाने में बहुत मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हेलोफाइट्स क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करने वाले वनस्पतियाँ हैं, यानी कि ये एक वनस्पति है जो हेलोफाइट्स है, वनस्पति है, कहाँ पे उगती है, क्षारीय मृदा में। ठंडे क्षेत्रों की जो मृदा है उसमें उगने वाली जो वनस्पतियाँ होती है उसको हम बोलते हैं क्रायोफाइट्स। जो कठोर चट्टानों पे वनस्पतियाँ होती हैं उसको हम बोलते हैं लिथोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में जो वनस्पति होती हैं उसको हम बोलते हैं ज़ेरोफाइट। फिर है आपका जल प्लावित क्षेत्र जहाँ पे जल भरा हो, वहाँ की वनस्पतियों को बोलते हैं हाइड्रोफाइट। ठीक है, हेलोफाइट कहाँ पे होती है आपकी गाइस, जहाँ पे क्षारीय मृदा होती है। क्रायोफाइट ठंडी जगह पे होती है। फिर है लिथोफाइट जो है चट्टानों में होती है, कठोर चट्टानों में। जेरोफाइट आपकी मरुस्थल में मिल जाएगी और हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्र में मिलेगी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लिखा है विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का जो है आपका सब जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा कौन जल को धारण कर सकती है, फिर उससे कम उससे कम। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मृत्तिका सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद गाद और बालू सबसे कम जल धारण कर सकती है, क्योंकि बालू के जो कण हैं बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी जो है बहुत आसानी से जो है नीचे चला जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है, चलिए इसमें कुछ भी नहीं है, लिखा है कि किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो किस में होती है, चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी जो जल है ना उसको बहुत समय तक धारण करे रहती है। ठीक है, और बलुई मिट्टी है उसमें सबसे कम होता है। ठीक है, फिर लिखा है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। संरक्षण यानी कि मृदा को बचाया जाता है। तो इसे लिखा है बृहत अर्थों में मृदा संरक्षण का अर्थ केवल जो है मृदा अपरदन को रोकना नहीं है या नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि क्या है, भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को भी बनाए रखना है। सामान्य अर्थ में भूमि उपयोग में सुधार, मतलब भूमि का सही तरीके से आप यूज़ करो। फिर इसका टेरेसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहाँ पे, देखिए जहाँ पे क्या है, चूना पत्थर होता है। ठीक है, टेरारोसा। तो इसमें लिखा टेरेसा एक प्रकार की लाल चिकनी मिट्टी है जिसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षयन से होता है, टूट फूट से होता है। ठीक है, अब लिखा है मृदा विच्छालन बड़ी समस्या है, कहाँ की, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने बोला हेलोफाइट्स जो है अच्छी वृद्धि करते हैं, कहाँ पे करते हैं गाइस, जहाँ पे क्षारीय मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा या से मृदा से नाइट्रोजन को बढ़ाता है। तो इसमें लिखा है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, मनुष्य द्वारा कोयले का जलाना, वनस्पति की मृत्यु। तो गाइस हमारा आंसर है सी, यानी कि 1 और 3, यानी कि ये वाला छोड़ दिया जाए, मनुष्य द्वारा कोयले का जलाना ये नहीं है, बाकी 1 है और 3 है। लिखा है जंतुओं के यूरिया उत्सर्जन और साथ ही जीवों वनस्पतियों की मृत्यु के बाद अपघटकों द्वारा इनका जो है अपघटन किया जाता है, और इस प्रकार जो है पेड़ पौधे इससे पोषण प्राप्त कर लेते हैं, और इस तरह नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है और मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति होती रहती है। अब लिखा है यहाँ पे मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका में रंध्रा काश बड़े आकार के होते हैं। तो गाइस देखिए इसका आंसर है हमारा सी, यानी कि जो ए है वो तो सही है लेकिन आर गलत है। ऐसे लगा मृत्तिका जो है आपका मिट्टी कणों का व्यास छोटा होता है, इसने कहा बड़ा होता है, नहीं छोटा होता है। ठीक है, छोटा होने के कारण इसमें जो जल धारण क्षमता है वो अधिक होती है, तो पहला सही। मृत्तिका के कणों का जो आकार है वो छोटा होने के कारण इसमें जो रंध्राकाश है यानी कि छोटे आकार में पाए जाते हैं,
उनके बीच में जो जगह होंगी वो छोटे छोटे आकार में पाई जाएंगी और ना कि बड़े आकार में। अब लिखा है भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए किया जाता है। तो गाइस कहाँ के लिए, प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपांत, ठीक है, तो ये नहीं था। नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान। फिर लिखा है अपतरण के बढ़कर फैलने की संभावना। देखिएगा इस एक तो हिंदी इतनी कठिन लिखी, आइए इसका क्वेश्चन है। देखिए सिंपल हमने ये पढ़ा था कि भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग जो है पहाड़ी ढलान क्षेत्र में किया जाता है। वर्षा के दौरान ये पानी के बहाव को धीमा करके, देखिए उसमें लिखा तेजी से बहाता है पानी को, नहीं तो गाइस ये पानी के बहाव को क्या लिखा है, धीमा करके अपरदन को रोकता है। तो इस तरह पहाड़ी ढलानों पर मेड़बंदी करके खेती की जाती है जिससे बारिश का पानी तेजी से नीचे जाता है। अब लिखा पानी के बहाव को धीमा कर रहा है, अब कह रहा है बारिश का पानी तेजी से नीचे आता है और मृदा का कटाव कम होता है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट देखिए मिट्टी और जलवायु प्रदेश। तो चलिए इसमें हम ये देखते हैं पॉडजोल मिट्टी कहाँ की है, शीत समशीतोष्ण प्रदेशों की। चैनोजेम कहाँ की है, समशीतोष्ण शीत स्टेबी प्रदेश की। फिर इस पर लिखा है स्पॉटजॉल कहाँ की, आपकी आर्द्र शीत समशीतोष्ण प्रदेश। लेटराइट आपकी कहाँ है, उष्ण और आर्द्र प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं होते, गलत। फिर लिखा है केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इससे नरम बना देते हैं, सही। ठीक है, मतलब ए गलत और आर सही, तो डी ए गलत आर सही। लिखा है केचुए मिट्टी के निर्माण और इसकी उत्पादकता में वृद्धि के में जो है विशेष योगदान देते हैं। ठीक है, इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। ठीक है, फिर लिखा है ये मिट्टी में छिद्रों का निर्माण करते हैं जिससे होकर जल ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। केचुओं का मल जो है मिट्टी की उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर क्या करता है, नरम बना देता है। ये अपघटक का कार्य करते हैं। अब लिखा है कि कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबंध रूप से कम करता है, गलत। फिर से लिखा है गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, गलत। कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवड़ी भवन में योगदान कर सकती है। चलिए शायद ये वाला सही है खाली। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ओके, केवल 3। तो गैस ये क्वेश्चन व्याख्या तो देखिए कितनी बड़ी, ये आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें समझते हैं पहले। इसमें लिखा है गुरुत्वीय जल के रिस जाने के पश्चात मिट्टी में बचे हुए जल की अधिकतम मात्रा को मृदा जल धारिता या जल धारण क्षमता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो जल नीचे चला गया उसके बाद जो ऊपर बचा हुआ है उसी को हम मृदा जल धारण क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ मृदा के कणों को अत्यधिक सघन बना देते हैं जिस कारण मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि जितने कार्बनिक पदार्थ मृदा में होंगे उसकी जल धारण क्षमता को उतना ही बढ़ा देंगे। लिखा है सल्फर, प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड का प्रमुख घटक है। ये सामान्यतः सल्फेट के रूप में मिट्टी चट्टानों के रूप में पाया जाता है। इसमें पादप इसे सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, मृत जीवों के अपघटन द्वारा H2S के ऑक्सीकरण से सल्फेट प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार गंधक चक्र में मृदा की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से होती है। क्वेश्चन में था नहीं होती है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से होती है, इसलिए दूसरा वाला गलत। फिर इसने लिखा है कुछ समयावधि तक जो है सिंचाई के कारण लवण भूमि की सतह पर आ जाते हैं और जल के वाष्पीकरण के पश्चात इसके अवशिष्ट सतह पर शेष रह जाते हैं। ये मृदा के क्या है, ऊपरी परत के लवण को एकत्रित भी कर सकता है और इस प्रकार मतलब ये क्या करता है, मृदा का जो ऊपरी परत होती है उसमें लवण को एकत्रित कर सकता है। तो इस प्रकार मृदा में अत्यधिक मात्रा में लवण का निर्माण होता है जिसे लवणी भवन कहा जाता है। तो जो तीसरा है वो सही है, बाकी सारे गलत। फिर लिखा है निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है। तो इसमें लिखा है इडेफिक, मतलब इसमें ना मृदा की संरचना उसके घटकों को क्या बोलते हैं, इडेफिक कहा जाता है और ये ग्रीक शब्द इडाफोस से बना हुआ है। तो गाइस देखिए ये क्वेश्चन ये जो हमारा चैप्टर है वो हो गया ख़त्म। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन अच्छे से नहीं करा, मतलब ये अच्छा चैप्टर है मिट्टी के बारे में लेकिन इसने कुछ बहुत ये जैसे खाना पूर्ति कर दी बस। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत, अगर नहीं समझ में आया आप ये दोबारा से वीडियो देखिए। ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आया होगा, आई नो।
चलेगा। इस यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रजाति जनजातियाँ।